अदालतों का काम जस्टिस करना नहीं होता है। अदालतों का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते। तो जस्टिस करना जो है ये पंचायतों का काम होता है, लेकिन वो बहुत रिस्की एरिया है। अब मैं उसको टच किए बगैर देखना हमें ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कि आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं, क्या फैसला उसके मुताबिक किया है। पहली तो इसमें जो मुझे खराबी नजर आती है वो ये है कि ये बहुत अनयूजुअल है फैसला। इस तरह के एप्लीकेशन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी बिफोर द इलेक्शन कमीशन, जो कि टर्न डाउन हुई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इम्प्यून किया पेशावर हाई कोर्ट ने। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको अपहोल्ड किया। और फिर ये दोनों ही फैसले इम्प्यून हुए बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी इसमें जो क्लेमेंट है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। लेकिन जो फैसला आया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमें कहीं नजर नहीं आ रही। वो फैसला आया है कि जी ये सीट्स आप पीटीआई को दे दें। अब इसमें एक और सवाल उठा कि जो मैं बड़ा हैरान था कि जी मिसकंस्ट्रू किया है इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी के फैसले को, इस तफसील में जाए बगैर कि वो फैसला ठीक था या गलत था। मेरी नजर में वो गलत था, लेकिन मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल ठीक उसकी इंटरप्रिटेशन की। उसका यही आउटकम बनता था, क्योंकि इलेक्शन रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी पार्टी के पास इलेक्शन सिंबल नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग एक ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ अटैच हो जाती है कि वो इलेक्शन पर्पस के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन से निकल जाती है। अदरवाइज वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती पार्टी, ये इलेक्शन रूल्स है। अब वो इलेक्शन रूल्स को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किए बगैर आप किस तरह कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी भी है और उसने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो ये आएगा कि जब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया तो रूल्स जो हैं वो इनफील्ड थे। इलेक्शन कमीशन ने तो रूल्स की और कानून की और आइन को देखते हुए कोई फैसला देना था और इंटरप्रेट करना था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कहीं भी मिसकंस्ट्रक्शन की है। इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो उन्होंने किए हैं। और ये भी हकीकत है कि तमाम कैंडिडेट्स ने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल है जो वो उठा रहे हैं कि जी हमने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जो है वो डिक्लेरेशन दे रखी थी और नोट के वी बिलोंग टू पीटीआई। क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स में तो कोई भी शख्स किसी भी पार्टी का रेफरेंस दे सकता है, जब तक उस पार्टी का हेड जो है एक सर्टिफिकेट इशू ना करे जिसको हम पार्टी टिकट कहते हैं। उस वक्त तक उस कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये फला पार्टी से एसोसिएटेड है। इस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि जब ये इलेक्शन सिंबल का फैसला आ गया था तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो हेडलेस हो गई थी। उसके पास जो है वो कोई प्रेसिडेंट नहीं था, जनरल सेक्रेटरी नहीं था टिकट जो है वो इशू करने के लिए। तो लिहाजा वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही कंसिडर होंगे। अब जब वो आगे चले एज इंडिपेंडेंट, अब हमारे सामने फैक्ट क्या है कि इन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कंटेस्ट किया। उसके बाद जब ये रिटर्न कैंडिडेट हुए, इन्होंने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया कि जिसकी किसी भी तरह एंटाइटलमेंट नहीं बनती थी फॉर द रिजर्व सीट्स। तो फिर जो है वो अब ये रास्ते तलाश करना, ये मेरा ख्याल है कि शायद
थोड़ी सी अब डिटेल रीजंस आएंगे तो पता चलेगा कि जो ये रास्ते तलाश किए गए हैं वो कितने सपोर्टेड बाय बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ हैं या रूल्स हैं। इस वक्त जो है वो कहना, इस वक्त तो मैं सब कंफ्यूज हूं कि ये किस तरह आप कह सकते हैं कि वो पीटीआई के कैंडिडेट थे। जी, रास्ते इसीलिए बाज लोगों के मैंने कमेंट्री देखी, अगरचे कि अक्सर लोग बहुत इसको हेल कर रहे हैं असद जमाल, लेकिन बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ नजरिया ज़रूरत जो है उसकी भी, जिसे कहते हैं, झलक मिलती है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कानून को और आइन को। तो असद, आप भी अपना तबसरा दीजिए एक ओवरऑल भी, और इस पॉइंट को भी एड्रेस करें जो इदरीस साहब ने बात कही है कि भाई ये जो रास्ता निकालने वाला जो 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 मामला है, ये किस हद तक वैलिड है। आप एज अ लॉयर हमें बताइए। जी, मैं शुक्रिया रजा, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और इस बड़ी अहम जजमेंट से मुतल्लिक गुफ्तगू पर जो हम बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इन ऑर्डर्स को अभी पूरी तरह समझ सका हूं, लेकिन वो जो इदरीस साहब बात कर रहे हैं कि डिटेल जजमेंट आएगी तो रीजनिंग बेहतर समझ में आ सकेगी। हाँ, रास्ता तलाश करने की जो बात है ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से इदरीस साहब कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जजेस के सामने एक बहुत ही मुश्किल केस था, ये आसान केस नहीं था। हाँ। अगरचे जो बात इदरीस अशरफ कह रहे हैं, वो मैं उसकी यानी टेक्निकलिटीज और जो टेक्स्ट जो कानून का है, जो आइन का है, वो उस बात को समझता हूँ, वो पहलू हैं, वो अहम हैं। लेकिन इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस भी थी, और मेरा ख्याल है कि उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही इस फैसले को समझा जा सकता है। लेकिन एक बात मैं पॉइंट आउट करूं, अभी इदरीस साहब ये कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो दुरुस्त था और उसको अपहोल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने। अच्छा, अब देखिए, 8 जजों की जो मेजॉरिटी है, जिनका फैसला कोर्ट का फैसला समझा जाएगा, उन्होंने तो ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो गलत था ही। लेकिन जो अलहदा से फैसला लिखा गया है, लेड बाय जस्टिस ईसा, ऑथर्ड बाय जमाल मंदोखेल साहब, उसमें पैराग्राफ 4 में भी यही बात कही गई है। उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 13 जनवरी का, उसको गलत इंटरप्रेट किया है। और इस तरह से वो पीटीआई के कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने आपको पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ था, उनको पार्टी की रुकनियत से अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। तो वो उस हद तक तो वो भी मान रहे हैं कि ये गलत फैसला हुआ था। तो फिर कहां पर इश्यूज हैं? मेरा ख्याल है कि देखें, तीन ऑप्शंस मुझे ये समझ में आ रही थी जब मैं ये पढ़ रहा था कि कोर्ट के सामने थी, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन थी, और ये एक ऑप्शन हो सकती थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें, रिजर्व सीट्स दे दी जाती, या फिर गवर्नमेंट को दे दी जाती, या फिर एम्प्टी यानी खाली छोड़ दी जाती, जो नहीं बनती थी किसी भी पार्टी की, अगर उस रास्ते पर चल जाते जो बहस हो रही है। इदरीस साहब इसको समझ रहे होंगे। तो तीसरी जानिब तो वो गए ही नहीं। लेकिन जो बार बार बहस के दौरान अदालत में जो नुक्ते उठाए गए, उनमें एक बड़ी अहम बात थी, और फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही काउंसिल थे, उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया कि आइन की मंशा ये है कि प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये बात बार बार इस पर जोर दिया गया, और बहुत मर्तबा इससे मुतल्लिक बात भी हुई। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बहुत ज्यादा इसका वजन जो है हमारे जजेस के जहन पर ये रहा होगा कि इंटरप्रिटेशन करने का मौका आ गया है, तो इंटरप्रिटेशन अब की कैसे जाए? क्या इसको लिटरल या टेक्सचुअल लेवल पर ही रखा जाए, या कि परपोसिव यानी किसी मकसद के तहत इसको देखा जाए, किसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? अब देखिए, ये बात जो अहम बात है सोचने की,
और ये मैं ऑर्डर पढ़ते हुए मैं समझ रहा था, और इससे पहले जो प्रोसीडिंग्स भी हमने देखते रहे हैं पिछले कई दिनों से, कि हो क्या रहा है। 8 फरवरी को जो हुआ और उससे पहले जो हुआ इस मुल्क में, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या उसके फुल कोर्ट में बैठे हुए जजेस की अक्सरियत उन हालात को, सियासी और मारूजी हालात को नजरअंदाज कर सकती थी? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। अब आज किसी ने, शायद सलमान राजा साहब ने तकाबुल किया है आज के फैसले को 1988 के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बेनजीर भुट्टो के केस से। मेरा ख्याल है कि अ, ये वो बनता तो नहीं है, लेकिन चले सिमिलैरिटी कुछ है। इसलिए नहीं बनता कि उस वक्त एक डिक्टेटर जिंदा था, फुल्ली एम्पावर्ड था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी खड़ी हो गई कि हम पीपल्स पार्टी को इस प्रोसेस से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि ये जमहूरियत का तकाजा है और आइन में आर्टिकल 17 जो है उसका तकाजा है। आज सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी नहीं है और डिक्टेटर फुल्ली सामने नहीं खड़ा हो, सो फर्क है। लेकिन लेकिन बहरहाल इस देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट। तो जजेस के जहन पर उसका वजन भी तो होता है ना, कैसे। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में रिजर्व सीट्स जो हैं, प्रोविंशियल असेंबली की बात मैं कर रहा हूँ, इद्रीस साहब आप भी जरा आप यकीनन रिस्पॉन्ड करेंगे मेरी जो बातें मैं कह रहा हूँ। 30 सीटें हैं वहां पर रिजर्व। अब मुझे ये बताइए कि जजेस के सामने ये सवाल था कि वो 30 सीटें जहां पर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है पीटीआई की, ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई को उन 30 सीटों में कोई सीट ना मिले? कैसी अब्सर्डिटी क्रिएट हो जाएगी उसके नतीजे में। तो मेरा ख्याल है कि जजेस ने एक पर्पस के साथ, किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, बुनियाद पर यह फैसला करने का सोचा। मेरा ख्याल है कि, और ये मंसूर अली शाह साहब ने ऑर्डर लिखा है, मैं मंसूर अली शाह साहब को जितना समझता हूं, वो बहुत ही काम रह के फैसले करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो आर्टिकल 187 जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कंप्लीट जस्टिस करने की, उसको इन्वोक करेंगे जो डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगा। ये मुख्तसरन इब्तदाई कलमात मेरी जानिब से यही हैं। मेरा ख्याल है आगे बढ़ाएं, इदरीस साहब कुछ और कहेंगे बात। जी बिल्कुल।